आज अपन अर्थव्यवस्था की पाँचवीं जो है वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण का मतलब है कोई भी विदेशी भारत में अपनी पूंजी लगा सकता है या भारत के लोग बाहर पूंजी लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, विदेशी जैसे भारत में पूंजी लगाते हैं तो उन लोगों को क्या मिल गया, भारत के लोगों को रोजगार मिल गया और यहाँ पर लोगों की आय में वृद्धि हो जाएगी। तो यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। जैसे आज आप देखो, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं या चीन में ने क्या किया, किसी ने क्या किया, सब अपने को एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ पर भी हैं तो अपने को पूरी घटना के बारे में पता लगता है। यह समग्र विश्व की रचना करने का प्रयास है। अब है बाह्य प्रापण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, अधिकांश से अन्य देशों से, जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता है, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों में आई क्रांति विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से। अब यानी कि आपने देखो, सूचना मतलब नेट है आपका, इंटरनेट के जरिए अब जो कॉमर्स है इसके माध्यम से आज अपन सारी गतिविधियों को, एक दूसरे देश की गतिविधियों को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रसार से अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप प्रदान कर दिया गया। इस कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने में बाह्य प्रापण की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दान, चिकित्सा संबंधी परामर्श, यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। आजकल आप देख रहे हो, पढ़ा भी हम आपको किससे रहे हैं, नेट के जरिए ही पढ़ा रहे हैं। अब कोरोना जैसी बीमारी आ गई है तो एक दूसरे से संपर्क नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई रुकी नहीं। आज आप देख रहे हो नेटवर्किंग होने लगी है। पैसा भी यदि आप नगद ना दो, आप घर बैठे कहीं से भी कुछ खरीद सकते हो, भेज सकते हो, पैसा प्राप्त कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, सब कुछ आजकल होने लगा है। तो अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से, जैसे इंटरनेट आदि से, इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश की नहीं बल्कि इस महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत को निम्न मजदूरी दर है। आज आपने देखा है, कोई भी डॉक्टर है विदेशों में जाता है, ऑपरेशन करके आता है, क्योंकि वहाँ पर के जो डॉक्टर होंगे वो अधिक लागत में आते हैं और यहाँ के लोग जो है बाहर जाएंगे तो उनको अच्छी प्राप्ति होगी, तो लेकिन उनकी तुलना में कम होगी और भारत की तुलना में उन लोगों को क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। वहाँ से उनको आय प्राप्त होगी तो भारत की आय में भी वृद्धि होगी। तो भारत को निम्न मजदूरी दर है, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारू प्रांति से विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि GATT की परिवर्ती विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ है? 1995 में हो गया। अब आप देखो, उस महासंधि की रचना व्यापार प्रशासन के रूप में 23 देशों ने मिलकर सन कब की थी? 1948 में ही की थी। उसका उद्देश्य सभी देशों में विश्व व्यापार सभ्या में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है ऐसी निम्न आधारित व्यवस्था को भी स्थापना है जिसमें देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में अपनी खड़ा नहीं रह कर पाए और साथ ही इसका सेवाओं का सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों की इष्टतम स्तर पर प्रयोग और पर्यावरण पर भी संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया।
ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर तथा अपने बाजार को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं, प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है। कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का भारत भी एक सदस्य है, लेकिन ना के बराबर है, क्योंकि विकसित राष्ट्र इसके ज़्यादा वो रहते हैं। उनका मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहाँ कृषि सहायता दिए जाने के लेकर शिकायत करते हैं, वही विकासशील देश अपने बाजारों में विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने के लिए छलांग लगाए हुए महसूस करते हैं। वे देश किसी विकासशील देशों को अपने बाजार में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को उछलने की क्या है व्यवस्था मात्र है? अब सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। अब तो सुधार कार्यक्रम का आरंभ हुए 1.5 दशक हो गए हैं। अब इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि देखें आप, जिनको जीडीपी, आजकल आपने कोरोना में बहुत सुना होगा, जीडीपी बहुत गिर रही है क्योंकि लोगों की आय नहीं है। लोगों की आय का योग ही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद के तहत जीडीपी कहलाती है। अब तो और भी यदि उस हिसाब से देखें तो आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा जीडीपी कम हो गई है। तो 1980 से 91 में 5.6% से बढ़कर 92 से 2000 की अवधि में 6.4% हो गई। अब स्पष्ट है कि सुधार अवधि में कुल मिलाकर समृद्धि दर में सुधार हुआ है। इसी समय में कृषि और उद्योगों की समृद्धि दरों में कुछ गिरावट भी आई है, किंतु सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर में अच्छा सुधार हुआ है। अतः ये स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान का परिणाम है। इस समय चल रही 10वीं अब तो 11वीं आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो में सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हुई है। लेकिन आज की तारीख में तो आप खुद देख रहे हो कि बहुत कम हो गई है जीडीपी। तो कृषि उद्योग और सेवाओं में क्रमशः 4, 9.5, 9.1% की दर पर प्रगति होनी चाहिए। वैसे कई विशेषज्ञों की इतनी उच्च समृद्धि दरों के प्रक्षेपणों की व्यावहारिक धारणता को लेकर प्रश्न भी उठाए हैं। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश, जिनमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित हैं, 1990-91 में ये 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2003 से 4 में 150 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी इसी अवधि में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2004-05 में 125 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इस समय भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का सबसे बड़ा धारक बना हुआ है। अब भारत वाहन, कल्प ऊर्जा, इंजीनियरिंग उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों, वस्त्र आदि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण रखा गया है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश में अनेक मूलभूत समस्याओं के समाधान खोज करने में भी विफलता के कारण बड़ी कड़ी आलोचना भी रही है। ये समस्याएं विशेषकर रोजगार, जन, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास और राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हुई है। समृद्धि तथा रोजगार, यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की दर से यदि अपन देखें तो समृद्धि दर में भी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि बुक को ना पढ़ कर बच्चों, यदि अपन आज की स्थिति देखें तो समृद्धि तो कम हो गई। एक साल में तो इतना कम हो गया, उत्पादन भी कम हो गया, बेरोजगारी भी हो गई होली से, और अब दिवाली आने लगी है। लेकिन ये थ्योरी है, अब थ्योरी तो अपने को पढ़नी पड़ेगी जो भी है बच्चों है। लेकिन यदि अपन देखें तो बहुत कमी होने लगी है अब रोजगार में। लेकिन पहले तक, जब तक कोरोना नहीं हुआ था, जब तक रोजगार और समृद्धि हमारे देश में बहुत अच्छे से बढ़ी थी। लेकिन अब ये हो गया है कि अपने देश में बहुत कम हो गया है। अब आप देखो कृषि में भी सुधार हुआ है। ये मैं आपको कृषि में सुधार, उद्योगों में सुधार कल पढ़ाऊँगी, ठीक है।